अच्छा, लास्ट क्लास में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैंने तुम लोगों को स्टार्ट करवाया था, ठीक है। आज हम लोग डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे, लेकिन उसके पहले लास्ट क्लास में जो भी कुछ मैंने तुम लोगों को करवाया था वो एक बार रिवीजन में करवा देती हूँ। देखो, सबसे पहले जो हम लोगों ने सीखा था वो था चार्जेबिलिटी, मतलब कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर एन इनकम टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। उसमें क्या क्या कंडीशन था? उसमें सबसे पहला कंडीशन था देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, दूसरा था द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, और तीसरा था कि द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने सीखा था कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट क्या होता है, और फॉर्मेट में हम लोगों ने सीख लिया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और उसके बाद ही हम लोगों ने ये जाना था कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हाउस प्रॉपर्टी को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और वो 4 कैटेगरीज क्या है? सबसे पहला कैटेगरी है प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, फिर है पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट, फिर है पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, और लास्ट है सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्लियर हुआ? और हम लोगों ने लास्ट क्लास में जीएवी फॉर प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर सीखा था, जिसमें कि हम लोगों ने ये सीखा था कि जीएवी इज़ हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है ये भी सीख लिया था कि एक्सपेक्टेड रेंट इज़ हायर ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। अच्छा, बाकी के जो 3 कैटेगरीज है उनमें हम लोग जीएवी कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन प्रोविजंस के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन उसके पहले जो इम्पोर्टेंट है जानना वो है कि डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और क्या क्या डिडक्शंस लेते हैं हम लोग फॉर कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहला जो डिडक्शन है वो है म्यूनसिपल टैक्स पेड। फिर दूसरा जो डिडक्शन हम लोग लेते हैं वो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जिसमें कि है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A और है इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसमें कि क्या है डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो, इसमें जैसे कि मैंने बोला अभी कि सबसे पहला क्या डिडक्शन लेते हैं, म्यूनसिपल टैक्स पेड। म्यूनसिपल टैक्स पेड का डिडक्शन किस बेसिस पे लिया जाता है? कैश बेसिस पे। इसका क्या मतलब है? मतलब है कि अगर तुमने म्यूनसिपल टैक्स इस साल पे किया तो तुमको इस साल डिडक्शन मिलेगा, अगर तुमने म्यूनसिपल टैक्स इस साल पेमेंट नहीं किया तो फिर तुमको डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। अगर 10 साल का म्यूनसिपल टैक्स तुम इस साल पे करते हो तो इस साल तुमको पूरे 10 साल के म्यूनसिपल टैक्स के अमाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा। ऐसा क्यों? कैश बेसिस पे डिडक्शन मिलता है, इसका मतलब पिछले 10 साल में जो तुमने म्यूनसिपल टैक्स पे नहीं किया है तो ऑब्वियस है, अगर कैश बेसिस पे है तो इसका मतलब है कि जीएवी से पिछले 10 साल से तुमको म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन मिला भी नहीं है। आई रिपीट, सपोज कि 10 साल से तुमने म्यूनसिपल टैक्स पे नहीं किया, ठीक है, इस साल जाके तुमने म्यूनसिपल टैक्स पे किया, समझ में आया? तो इसका मतलब है कि इस साल पूरे 10 साल का म्यूनसिपल टैक्स का जो अमाउंट होता है उस पूरे अमाउंट का डिडक्शन तुमको मिल जाएगा जीएवी से। इसका क्या मतलब है? कैश बेसिस पे डिडक्शन मिलता है, जितना जिस साल पेमेंट करेंगे उतने का उस साल डिडक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब है पिछले 10 साल में जो तुमने म्यूनसिपल टैक्स पे नहीं किया होगा तो पिछले 10 साल में तुमको म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन भी नहीं मिला होगा जीएवी से। क्लियर हुआ? मैं फिर भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। सपोज़ कि 2017-18 में तुम लोगों ने म्यूनसिपल टैक्स पे नहीं किया, 2018-19 पे भी तुम लोगों ने म्यूनसिपल टैक्स पे नहीं किया, ठीक है। 2019-20 में जाके तुम लोगों ने म्यूनसिपल टैक्स पे किया पूरे 3 साल का, हर एक साल में सपोज़ 10,000 करके म्यूनसिपल टैक्स पे करते हो, तो इसका मतलब 19-20 में तुमने 17-18, 18-19, 19-20 3 साल का मिला के टोटल 30,000 का म्यूनसिपल टैक्स पे किया। तो इसका मतलब 19-20 में जब तुम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे तो जीएवी में से पूरे 30,000 का डिडक्शन ही तुमको मिलेगा। क्यों? कैश बेसिस पे डिडक्शन मिलता है, मैंने पूरे 30,000 का पेमेंट किया तो पूरे 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। इसका मतलब 17-18, 18-19 में क्या डिडक्शन नहीं मिला था? नहीं मिला था, क्योंकि कैश बेसिस का मतलब है पेमेंट नहीं करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, पेमेंट करोगे तो जितना भी तुम पेमेंट करो उतने का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये था कैश बेसिस का मतलब। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? फ्रॉम जीएवी एट फर्स्ट म्यूनिसिपल टैक्सेस डिडक्टेड टू अराइव एट द नेट एनुअल वैल्यू। एनएवी मीन्स नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है, ये तो हम लोगों ने देखा भी है फॉर्मेट में।
कि नेट एनुअल वैल्यू कंप्यूट करने के लिए जीएवी से म्यूनसिपल टैक्स पे डिडक्शन लेना पड़ता है. फर्दर म्यूनसिपल टैक्स विल बी अलाउड एज डिडक्शन ओनली इफ द सेम इज पेड बाय द ओनर. No deduction will be allowed towards municipal tax if it is paid by tenant. ये पॉइंट भी बहुत लॉजिकल है. हाउस प्रॉपर्टी तुम्हारा, ठीक है, सपोज ये हाउस प्रॉपर्टी है, समझ में आया. इस हाउस प्रॉपर्टी का मालिक है एक्स, तो एक्स ने इसको भाड़े पे रखा है, समझ में आया. एक्स ने वाई को भाड़े पे दिया है ये हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है ना. अब वाई तो एक्स को भाड़ा देता है, तो एक्स क्या करेगा, जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेगा तब वो सबसे पहले क्या निकालेगा, जीएवी. जीएवी में से वो डिडक्शन लेगा म्यूनसिपल टैक्स पेड का. लेकिन म्यूनसिपल टैक्स पेड का डिडक्शन तो वो तभी लेगा ना जब खर्चा उसका होगा. अगर वाई ने म्यूनसिपल टैक्स पे कर दिया, ठीक है ना, तो फिर एक्स का तो कोई खर्चा ही नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट फिर एक्स को क्यों लेने देगा डिडक्शन म्यूनसिपल टैक्स का. समझ में आया. तो वही बोल रहा है कि म्यूनसिपल टैक्स विल बी अलाउड एज डिडक्शन ओनली इफ द सेम इज पेड बाय द ओनर. नो डिडक्शन विल बी अलाउड टुवर्ड्स म्यूनसिपल टैक्स इफ इट इज़ पेड बाय टेनेंट. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. कभी कभी क्वेश्चन कैसे देता है, बोल देता है म्यूनसिपल टैक्स 40% पेड बाय टेनेंट. इसका मतलब क्या है, 60% पेड बाय ओनर. इसका मतलब ओनर को जीएवी से म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन तो मिलेगा, लेकिन पूरे 100% अमाउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 60% का डिडक्शन मिलेगा. ओनर जितना पे करेगा, ओनर के पॉकेट से जितना खर्चा होगा म्यूनसिपल टैक्स का, सिर्फ उतने का ही डिडक्शन ओनर ले पाएगा. समझ में आया. और ये बहुत लॉजिकल भी है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, म्यूनसिपल टैक्स इज डिडक्टेड ऑन पेमेंट बेसिस. जैसे कि अभी मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया, जिसको बोला जाता है कैश बेसिस. ठीक है, क्या बोल रहा है, म्यूनसिपल टैक्स अगर तुम पेमेंट करोगे तो डिडक्शन मिलेगा, पेमेंट नहीं करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा. It is to be noted only municipal tax which is actually paid is allowed as deduction irrespective of the year to which it relates. मतलब किस साल का है उससे कोई मतलब नहीं है. तुमने इस साल कितना, तुमने अपने प्रीवियस ईयर पे कितना म्यूनसिपल टैक्स पेमेंट किया है उससे मतलब है. इसीलिए तो मैंने वो एग्जांपल दिया कि पिछले 10 साल का भी अगर इस साल तुम म्यूनसिपल टैक्स भरते हो तो इस साल में तुमको वो 10 साल के पूरे म्यूनसिपल टैक्स के अमाउंट पे डिडक्शन मिल जाएगा. समझ में आया. क्योंकि किस साल का तुम पेमेंट कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, तुम प्रीवियस ईयर में टोटल म्यूनसिपल टैक्स पे कर कितना रहे हो इससे मतलब है. और जितना पे करोगे उतने का डिडक्शन मिल जाएगा, वो कितने भी साल का क्यों ना हो. ठीक है. अनपेड म्यूनसिपल टैक्सेस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन. ये तो समझ में आ ही गया है. समझ में आया. इट इज़ नॉट ओनली द म्यूनसिपल टैक्स विच इज़ अलाउड एज डिडक्शन. इन फैक्ट all taxes levied by local authority are allowed as deduction. However, taxes levied by state government are not allowed as deduction. क्या बोल रहा है, म्यूनसिपल लोकल अथॉरिटीज़ से, मतलब इन शॉर्ट म्यूनसिपल को जो भी टैक्स तुम लोग भर रहे हो उसका डिडक्शन मिल जाएगा. स्टेट गवर्नमेंट को कोई टैक्स दे रहे हो तो उसका कुछ डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी के अंडर पे नहीं मिलेगा. म्यूनसिपल टैक्स मीन्स म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जो भी टैक्सेस तुम लोग दे रहे हो उसका डिडक्शन मिल जाएगा. क्लियर हुआ. हाउएवर टैक्सेस लिवाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑन म्यूनसिपल टैक्सेस आर नॉट डिडक्टेड. ये बहुत लॉजिकल है. इंटरेस्ट या पेनल्टी तो तुमको तभी भरना पड़ेगा ना जब तुम म्यूनसिपल टैक्स टाइम पे नहीं भर पाओगे या फिर तुम कुछ गड़बड़ करोगे, तो ये तो तुम्हारा गलती है, तो इसका तुमको गवर्नमेंट डिडक्शन क्यों देगा. समझ में आया. इसीलिए कोई भी इंटरेस्ट हो या पेनल्टी हो उसका डिडक्शन तुमको नहीं मिलेगा. तो म्यूनसिपल टैक्स में हम लोगों ने क्या क्या सीखा. म्यूनसिपल टैक्स में हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सीखा, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने म्यूनसिपल टैक्स में सीखा. वो ये है कि पहला, म्यूनसिपल टैक्स पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलता है. जितना पे करोगे उतने का डिडक्शन मिलेगा, भले ही वो किसी भी साल का क्यों ना हो. इस साल तुम्हारे प्रीवियस ईयर में तुम म्यूनसिपल टैक्स जितना भी पेमेंट करोगे उतने का डिडक्शन मिल जाएगा. ठीक है. फिर हम लोगों ने सीखा कि म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन तो तभी मिलेगा जब म्यूनसिपल टैक्स ओनर ने पे किया है. अगर टेनेंट ने पे किया है तो ओनर का तो खर्चा ही नहीं हुआ, इसीलिए गवर्नमेंट फिर उसको डिडक्शन लेने नहीं देगा. फिर जो लास्ट हम लोगों ने एक और चीज़ सीखा वो ये है कि लोकल अथॉरिटीज़ को जो भी टैक्सेस पे करोगे वो म्यूनसिपल टैक्स के अंडर पे डिडक्शन मिल जाएगा. समझ में आया. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को कोई टैक्स दोगे तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, और खुद की गलती की वजह से इंटरेस्ट पेनल्टी भरना पड़ता है, तो इसीलिए तब तुमको फिर इंटरेस्ट या पेनल्टी और म्यूनसिपल टैक्स के ऊपर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. क्लियर हुआ.
अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा तुम लोगों को शायद बताया था कि एक हाउस प्रॉपर्टी जब होता है उसके मेंटेनेंस का खर्चा होता है, रिपेयर का खर्चा होता है, कुछ ना कुछ खर्चा होता रहता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट को भी मालूम है कि अगर गवर्नमेंट इन रिपेयर मेंटेनेंस हर एक के ऊपर अगर डिडक्शन लेना अलाउ कर दे तब तो बहुत सारा रिपेयर मेंटेनेंस सब लोग दिखा देंगे, शायद ऐसा भी हो सके कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम ही नहीं निकलेगा जो कि टैक्स दो। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि सारे रिपेयर मेंटेनेंस हर एक हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी तुम खर्चा करो उन हर एक खर्चों के ऊपर तुम उन हर एक खर्चों के बदले तुम एक स्टैंडर्ड डिडक्शन लो। और वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है क्या? 30% ऑफ NAV। पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द नेट एनुअल वैल्यू कंप्यूटेड द एसेसी इज एंटाइटल टू अ डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ NAV, जो कि फॉर्मेट में भी तुम लोगों को मैंने देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा दिया है, ये रहा, ठीक है, कि यहाँ पे है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A क्या होता है, ये जो NAV निकलता है इसका 30% हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हैं। और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोगों को दिया क्यों जाता है? क्योंकि एक हाउस प्रॉपर्टी रखने से मेंटेनेंस खर्चा होता है, लेकिन गवर्नमेंट उन हर एक खर्चों के ऊपर तुमको डिडक्शन नहीं लेने देता है। गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि उन हर एक खर्चों के बदले तुम एक डिडक्शन ले लो जो कि है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंड वो डिडक्शन है कितना? NAV का 30%। समझ में आया? अच्छा, फिर क्या बोल रहा है? सिंस स्टैंडर्ड डिडक्शन इज बीइंग प्रोवाइडेड, नो डिडक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस टूवर्ड्स रिपेयर्स, इंश्योरेंस, प्रीमियम, डेप्रिसिएशन एंड एनी अदर एक्सपेंस। इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर तुम कोई भी खर्चा करो, डेप्रिसिएशन हो, रिपेयर हो, मेंटेनेंस हो, पेंटिंग करवाओ, कुछ भी करवाओ, ठीक है, कुछ भी तुम करवाओ, लेकिन हर एक खर्चे के बदले तुम सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हो, एंड दैट इज़ 30% ऑफ NAV। बाकी कुछ रिपेयर करवाओ, पेंट करवाओ, मेंटेनेंस करवाओ, डिप्रिसिएशन हो, किसी भी चीज़ का खर्चा तुमको, खर्चे का डिडक्शन तुमको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर खर्चे के बदले बस एक स्टैंडर्ड डिडक्शन तुमको बता दिया गया है। देखो, ये एक तरीके से फ़ायदा भी तो है। तुम खर्चा नहीं भी करोगे, सपोज़ कि एक साल में तुम्हारा कुछ रिपेयर मेंटेनेंस हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी तुम स्टैंडर्ड डिडक्शन ले पाओगे 30% ऑफ NAV, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? इन केस NAV इज नेगेटिव नो स्टैंडर्ड डिडक्शन शैल बी अलाउड। ये तो लॉजिकल है, NAV ही अगर नेगेटिव आया, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनसिपल टैक्स अगर नेगेटिव आया तो फिर तुम डिडक्शन भी लोगे कैसे? समझ में आया? स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। देखो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन एक्रूअल बेसिस पे मिलता है, ठीक है। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है? एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि जिस साल का वो इंटरेस्ट था, ठीक है, जिस साल तुम इंटरेस्ट पे करने वाले थे उसी साल तुमको डिडक्शन भी लेना पड़ेगा, भले ही पेमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। म्यूनसिपल टैक्स में क्या था? पेमेंट करो तो डिडक्शन, पेमेंट नहीं करो तो नो डिडक्शन, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सपोज़ कि 2017-18, 2018-19, ठीक है, सपोज़ 2018-19 तुम्हारा प्रीवियस ईयर है, 2017-18 जब तुम्हारा प्रीवियस ईयर था, तब जब तुमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट किया था, तब तुमने देखा कि 17-18 में तुमने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं पे किया, लेकिन फिर भी 17-18 में जब वो स्टैंडर्ड डिडक्शन लोगे उसी के नीचे इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B बोल के तुम डिडक्शन ले लोगे। ये एज पर प्रोविज़न है। क्यों? भले ही तुम पेमेंट करो या ना करो, जिस साल का इंटरेस्ट ऑन लोन है उस साल ही तुमको डिडक्शन लेना पड़ेगा, भले ही पेमेंट हो या ना हो, अनलाइक म्यूनसिपल टैक्स। समझ में आया? सपोज 17-18 में तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन था 1000, इसका मतलब तुमने 1000 पे नहीं किया, 18-19 में ही तुमने दोनों साल का अमाउंट एक साथ पे किया, टोटल 2000। समझ में आया? तो 17-18 में भले ही तुमने पे नहीं किया हो, लेकिन डिडक्शन एक्रूअल बेसिस पे मिलता है, मतलब पेमेंट हो या ना हो, जिस साल का वो पेमेंट करना था, जिस साल वो पेमेंट ड्यू हुआ था उसी साल डिडक्शन लेंगे। तो 17-18 में 1000 ड्यू हुआ था, तो 17-18 में ही 1000 इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोगों ने डिडक्शन ले लिया था। 18-19 में 2 साल का मिला के टोटल 2000 मैंने पे किया इंटरेस्ट ऑन लोन, तो क्या 18-19 में मुझे टोटल 2000 का डिडक्शन मिलेगा? नहीं। ड्यू कितना है 18-19 में? 1000,
ठीक है, हर साल 1000 करके मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता है। तो 18-19 में 1000 मेरा ड्यू था इंटरेस्ट ऑन लोन, समझ में आया। तो 18-19 में भी मैं सिर्फ 1000 का ही डिडक्शन ले पाऊँगी। इसको बोला जाता है एक्रूअल बेसिस। तुम पेमेंट करो या ना करो, जिस साल का वो ड्यू था उसी साल में तुमको डिडक्शन लेना पड़ेगा। अब तुम लोग बोलोगे कि मैम इस साल तो मेरा 2000 खर्चा हुआ, तो 2000 का क्यों ना ले डिडक्शन। क्यों लोगे, तब तो फिर डबल डिडक्शन हो जाएगा। गवर्नमेंट ने जैसे रूल बनाया है कि ताकि डबल टैक्सेशन ना हो, उसी तरीके से गवर्नमेंट ये भी तो देखेंगे ना कि डबल डिडक्शन ना हो। तुमने ऑलरेडी बिना पेमेंट किए, क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे डिडक्शन लिया जाता है, बिना पेमेंट किए ही तुमने 1000 का डिडक्शन ले लिया था 17-18 में, ठीक है। तो फिर अगर 18-19 में तुम 2000 का लेते हो तो ये 1000 तो तुमने डिडक्शन लिया था, ये 1000 तो दोबारा तुम ले रहे हो, समझ में आया। तो एक्रूअल बेसिस का मतलब है जिस साल ड्यू हुआ उसी साल डिडक्शन लो, पेमेंट हो या ना हो। तो इस साल 17-18 में 1000 ड्यू हुआ था, तो 17-18 में 1000 का डिडक्शन लेंगे। 18-19 में भी 1000 ही ड्यू है, तो 18-19 में भी 1000 ही डिडक्शन लेंगे, भले ही पेमेंट मैंने कितना भी क्यों ना किया हो। लेकिन म्यूनसिपल टैक्स अलग है, उसमें क्या है, जितना पेमेंट करो उतने का डिडक्शन, क्लियर। लेकिन इसमें क्या है, जिस साल का पैसा जिस साल ड्यू हुआ है उस साल डिडक्शन लो, भले ही पेमेंट हो या ना हो, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, डिडक्शन ऑन एक्रूअल बेसिस तो हो गया। अब क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन शैल बी अलाउड एज डिडक्शन ऑन एक्रूअल बेसिस। ये अभी हम लोगों ने सीखा, मतलब जिस साल ड्यू हुआ है उसी साल डिडक्शन लो, भले ही तुम वो पेमेंट करो या ना करो। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन शैल बी अलाउड ओनली इफ लोन हैज़ बीन टेकन एंड यूटिलाइज्ड फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रिन्यूअल ऑफ द हाउस। इसका क्या मतलब है, अगर तुमने लोन जो है हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए लिया है, तो ही सिर्फ उस लोन पे जो इंटरेस्ट दोगे उस इंटरेस्ट अमाउंट पे डिडक्शन मिलेगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज़ कि 2 हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। सपोज़ 2 हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस 1, हाउस 2। अब तुमने हाउस 1 को दिखा के बैंक से लोन लिया। अब वो जो लोन अमाउंट है वो तुमने हाउस 2 में यूज़ किया, समझ में आया। इसका मतलब जब तुम हाउस 2 का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे तो हाउस 2 में तुमको उस लोन पे जो इंटरेस्ट तुम दोगे, जो तुमने हाउस 1 को दिखा के लोन लिया था ना, उस लोन का इस्तेमाल तो तुमने हाउस 2 पे कर दिया। तो इसका मतलब इस लोन पे जो भी इंटरेस्ट तुम पे करोगे उसका डिडक्शन हाउस 2 वाले इनकम से मिलेगा, हाउस 2 के इनकम से ही मिलेगा उसका डिडक्शन, ठीक है, ना कि हाउस 1 से। क्यों, यहाँ पे ये लाइन है ना कि इंटरेस्ट ऑन लोन शैल बी अलाउड ओनली इफ लोन हैज़ बीन टेकन एंड यूटिलाइज्ड फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रिन्यूअल ऑफ द हाउस। समझ में आया, मतलब जिस घर पे तुमने उस लोन का इस्तेमाल किया होगा उसी घर के NAV से तुमको इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने हाउस 1 और हाउस 2 के बारे में बताया, ना कि जिस घर को दिखा के तुमने लोन लिया। मैंने हाउस 1 को दिखा के लोन लिया, लेकिन लोन मैंने इस्तेमाल किया हाउस 2 के रिपेयर मेंटेनेंस पे, तो हाउस 2 के NAV से इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा, ना कि हाउस 1 से, क्लियर। अच्छा, नीचे क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक और जो कॉन्सेप्ट आता है वो पहले मैं बता दूं, जो कि है अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है, ये एक तरीके का बैड डेप्ट है। बैड डेप्ट मतलब तुमने जिसको भाड़े पे दिया था उसने 2 महीने का रेंट बिना दिए बोल रहा है कि दूंगा, दे दूंगा, ऐसा कर करके 2 महीने का रेंट नहीं दे के भाग गया। दिस इज़ नोन एज अनरियलाइज्ड रेंट, समझ में आया। अच्छा, तो क्या बोल रहा है, अनरियलाइज्ड रेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम एनुअल रेंट टू गेट द एक्चुअल रेंट। सपोज ये क्या है कि फ्रॉम एनुअल रेंट टू गेट द एक्चुअल रेंट, ये मैं बता दूँ। सपोज़ कि तुम 1000 रुपया करके हर महीने भाड़ा लेते हो, एक हाउस प्रॉपर्टी तुमने भाड़े पे दिया है, उस हाउस प्रॉपर्टी से हर महीने 1000 रुपया करके तुम भाड़ा लेते हो। इसका मतलब 12 महीने का भाड़ा कितना हो गया, 12,000, ठीक। ये जो 12 महीने का भाड़ा है 12,000, ये है तुम्हारा एनुअल रेंट, ना कि एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट का मतलब तो है जो कि एक्चुअल में तुमको मिला। तो जैसे ही सपोज़ कि मिस्टर एक्स को तुमने भाड़े पे दिया, अब जैसे ही मिस्टर एक्स ने भाड़े पे ले लिया वो हाउस प्रॉपर्टी, तुमने एक हिसाब लगा लिया, चलो भाई पूरे साल में 12,000 तो मुझको मिलेगा ही एनुअल रेंट। अब नवंबर में एक्स जो है चोरी छुपे भाग गया,
समझ में आया? तुमने हर एक मेहनत किया उसको ढूंढने के लिए, क्लियर, लेकिन तुमको वो कहीं पे भी नहीं मिला। तो इसका मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 साल का तुम्हारा रेंट जो है वो डूब गया। समझ में आया? तो जब तुम ईयर एंड पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे, ठीक है, उस टाइम पे तुमको मालूम है कि GAV इज़ हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, तो तब तुम एक्चुअल रेंट कितना लोगे? 12,000, या फिर वो जो 5 महीने का 5,000 डूब गया उसको माइनस करके जो बचा 7,000 वो लोगे एक्चुअल रेंट। ऑब्वियस है 7,000 होगा तुम्हारा एक्चुअल रेंट, ना कि 12,000। क्यों? ये तो मेरा एनुअल रेंट है, लेकिन एक्चुअल में तो मुझे 12,000 मिला ही नहीं, मेरा तो टेनेंट भाग गया। 5,000 रुपये का रेंट मेरा चोरी करके भाग गया, तो इसका मतलब मेरा एक्चुअल रेंट कितना हुआ? 7,000। समझ में आया? अच्छा, तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर द एसएससी कैन क्लेम एनी अमाउंट एज अनरियलाइज्ड रेंट। क्या क्या है? द टेनेंसी इज़ बोनाफाइड। ये बोनाफाइड का क्या मतलब है? मतलब कैंसिल हो गया है टेनेंसी। समझ में आया? ऑब्वियस है, कैंसिल होगा तभी तो गवर्नमेंट तुमको उस पर छूट लेने देगा। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि 12,000 था एनुअल रेंट, लेकिन 5,000 तो मेरा डूब गया क्योंकि 5 महीने का रेंट उसने बिना दिए भाग गया। समझ में आया? तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि डिडक्शन तो तुमको मिलेगा, लेकिन डिडक्शन तभी मिलेगा जब ये टेनेंसी कैंसिल हो गया है। अगर अभी भी तुमने टेनेंसी चालू रखा है, टेनेंट आया, तुमको टेनेंट कहीं पे मिला, अब टेनेंट बोल रहा है ठीक है 2 महीने का रेंट मैं चलो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं रहूँगा यहाँ पे, मैं बाद में दे दूँगा, तो फिर गवर्नमेंट तुमको क्यों दे छूट? तो टेनेंसी कैंसिल होना चाहिए। नेक्स्ट है बोले द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज़ वैकेटेड और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द प्रॉपर्टी। क्योंकि देखो, जब अगर तुमने उसको अपने पास रख लिया है, अगर फिर भी उसको तुमने भाड़े पे दे दिया है, इसका मतलब तुम रेंट आगे जाके रिकवर कर सकते हो। तो वो तो अभी तक अनरियलाइज रेंट हुआ नहीं जब तक टेनेंट ने तो वो घर खाली नहीं करके दिया। तो फिर जब तक वो खाली करके नहीं देगा, गवर्नमेंट तुमको क्यों देगा डिडक्शन? है ना? अगर तुमने उसको उसी घर पे रख दिया है, इसका मतलब है बाद में तुम कवर कर सकते हो, अनरियलाइज रेंट रिकवर कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो अगर रिकवरी का चांस है तो अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो तुम्हारे किसी दूसरे प्रॉपर्टी में वो नहीं रहता है। क्लियर हुआ? अच्छा, एक और यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, एक और पॉइंट है, ये तुम लोग ध्यान से सुनो और तुम लोग इसको लिख लो। The SSC has taken reasonable steps to institute legal proceedings for the recovery of the unpaid rent. फिर से रिपीट कर रही हूँ, The SSC has taken reasonable steps to institute legal proceedings for the recovery of the unpaid rent or satisfies the assessing officer that legal proceedings would be useless. इस पॉइंट का क्या मतलब है? मतलब एक और चीज़ जो तुमको प्रूफ करना पड़ेगा कि तुमने हर एक वो स्टेप ले लिया है, हर एक लीगल प्रोसीडिंग ले लिया है, हर एक स्टेप तुमने अपना लिया है अनरियलाइज रेंट को रिकवर करने का, लेकिन फिर भी तुम अनरियलाइज रेंट रिकवर नहीं कर पाए। और साथ ही अगर तुम एसेसिंग ऑफिसर को भी सेटिस्फाई कर देते हो कि अब कोई लीगल प्रोसीडिंग लेना बेकार है, तुम हर एक वो चीज़ कर चुके हो जिससे कि तुम अनरियलाइज रेंट रिकवर कर पाओ, बट तुम रिकवर नहीं कर पाए, अगर ये तुमने एसेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर दिया तो अनरियलाइज रेंट का तुम डिडक्शन ले सकते हो। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यानी 4 कंडीशंस हुए टोटल जो कि तुमको फुलफिल करना है। पहला क्या है? टेनेंसी कैंसिल हो चुका है। दूसरा क्या है? जो तुम्हारा टेनेंट है उसने प्रॉपर्टी खाली कर दिया है या तुमने स्टेप्स ले लिया है उसको ज़ोर ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए। अगर वो प्रॉपर्टी खाली नहीं करता है, इसका मतलब है कि तुम अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर करने का चांस है अभी तुम्हारे पास, तुम डिडक्शन नहीं ले पाओगे। इसीलिए अगर तुमने वैकेट करवा दिया है तो फिर, या उसने वैकेट कर दिया है तो फिर तुम डिडक्शन ले सकते हो। तीसरा क्या है कि जो डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट है उसका तुम्हारे साथ अब कोई कांटेक्ट नहीं है, तुम्हारे किसी दूसरे प्रॉपर्टी में वो अब नहीं रहता है, क्योंकि अगर उसका तुम्हारे साथ कांटेक्ट है अभी भी, वो किसी दूसरे प्रॉपर्टी में जाके रहता है, तुम्हारी ही किसी दूसरे प्रॉपर्टी में, इसका मतलब है कि अभी भी तुम्हारे पास चांस है रिकवर करने का, तो फिर तुमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए तीसरा कंडीशन क्या है कि उसके साथ तुम्हारा कोई कांटेक्ट ही नहीं है, वो तुम्हारे किसी दूसरे प्रॉपर्टी में भी नहीं रहता है,
और लास्ट पॉइंट क्या है कि तुमने हर एक रीजनेबल स्टेप ले लिया है, हर एक लीगल प्रोसीडिंग्स तुमने करके देख लिया है अनरियलाइज रेंट रिकवर करने के लिए, बट तुम रिकवर नहीं कर पाए। और तुमने असेसिंग ऑफिसर को भी सेटिस्फाई कर दिया कि अब कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स करना बेकार है। अगर तुम ये कंडीशंस फुलफिल करते हो तो अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन ले सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हम लोग वो जो ऊपर सम है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस इफ़ द हाउस इज सिचुएटेड एट कोलकाता। क्या है, म्यूनसिपल वैल्यू दे दिया है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, एक्चुअल रेंट है, सॉरी एनुअल रेंट है, मतलब 12 महीने का रेंट है। ठीक है, एनुअल रेंट का क्या मतलब है, मतलब ये 12 महीने का पूरा रेंट है। अनरियलाइज रेंट भी है, म्यूनसिपल टैक्स है 15%, रिपेयर्स है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। क्या रिपेयर का डिडक्शन मिलेगा? नहीं, रिपेयर वगैरह के बदले तो एक ही डिडक्शन ले सकते हैं, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज़ 30% ऑफ NAV। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होता है, GAV, है ना। तो देखो GAV मैं एक एक करके सम करवाऊंगी और तुम लोगों को एक एक करके दिखा दूंगी कि कैसे तुम लोग फॉर्मेट बना सकते हो। इसमें मैंने दिखाया है कि GAV को तुम लोग एक नोट बना के कैलकुलेट कर लो। अच्छा, तो नोट 1 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ GAV। इसमें क्या बोला है, GAV इज़ हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट, है ना। तो म्यूनिसिपल वैल्यू मेरा कितना है, 72,000। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, GAV इज़ हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, तो इसीलिए सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। तो एक्सपेक्टेड रेंट में क्या देखेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू जो कि है 72,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फेयर रेंट 78,000। तो फिर मैंने लिखा है शॉर्ट में FR का मतलब है फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना है, 78,000। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेंट 95,000। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है स्टैंडर्ड रेंट 95,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। तो हायर क्या है, 78,000। फिर स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट। इसका एक सिंपल सा मैंने समझाया था कि जो भी हायर निकलेगा इसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो लोअर होगा वो होगा एक्सपेक्टेड रेंट। तो 78,000 और 95,000, लोअर कौन है, 78,000। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैंने यहाँ पे प्रोविजन का लैंग्वेज लिखा है कि एक्सपेक्टेड रेंट इज़ हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच इज़ 78,000 बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट। जिसको सिंपल वर्ड्स में अगर समझा जाए तो 78,000 को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, जो दोनों में से जो भी लोअर होगा वो होगा मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। तो लोअर तो मेरा 78,000 है, तो 78,000 हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। नेक्स्ट क्या है, एक्चुअल रेंट। अच्छा, एक्चुअल रेंट देखो, ये जो मेरा एनुअल रेंट है ना 1,000, यही मेरा एक्चुअल रेंट होता अगर ये अनरियलाइज रेंट नहीं होता। तो ये एनुअल रेंट तो पूरे 12 महीने का रेंट है, लेकिन इसमें से 10,000 मेरा अनरियलाइज रेंट है, मतलब बैड डेब्ट हो गया, तो इसका तो डिडक्शन मिलेगा। तो इसका मतलब एक्चुअल रेंट मेरा कैसे निकलेगा, एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट। तो मेरा एक्चुअल रेंट कितना हो गया, 90,000। और GAV क्या है, GAV इज़ हायर ऑफ 1 मीन्स एक्सपेक्टेड रेंट विच इज़ 78,000 और 2 मीन्स एक्चुअल रेंट विच इज़ 90,000। तो GAV इज़ हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, तो हायर क्या है, 90,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का GAV क्या हो गया, 90,000। अब इसमें से क्या करेंगे, म्यूनसिपल टैक्स हम लोग लेस करेंगे। म्यूनसिपल टैक्स बोला है 15%। अच्छा, 15% ऑफ व्हाट, म्यूनसिपल टैक्स हम लोग म्यूनसिपल वैल्यू पे करते हैं, म्यूनसिपल वैल्यू पे ही म्यूनसिपल टैक्स पे करते हैं। तो म्यूनसिपल वैल्यू मेरा कितना है, म्यूनसिपल वैल्यू है 72,000। तो इसका मतलब म्यूनसिपल टैक्स जो है 15%, ये 15% हम लोग किस पे करेंगे, 72,000। ठीक है, म्यूनसिपल वैल्यू का 15% मतलब 72,000 का 15% हो जाएगा म्यूनसिपल टैक्स, क्योंकि म्यूनसिपल टैक्स हम लोग म्यूनसिपल वैल्यू पे करते हैं। तो 72,000 का 15% कितना आया, देखो 10,800। तो GAV में से म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन लेंगे तो मेरा नेट एनुअल वैल्यू आ गया 79,200। अब नेट एनुअल वैल्यू में से हम लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 लेंगे, जिसमें सबसे पहला डिडक्शन जो है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A।
समझ में आया। और स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोग लेते कितना है, NAV का 30%। अच्छा, ये किसके बदले लेते हैं, ये रिपेयर वगैरह जो भी होता है ना, इसके बदले गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स करके दिया है कि 30% ऑफ NAV। तो इसीलिए NAV मेरा कितना निकला 79,200। तो इस 79,200 का 30% हो गया मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि आया है 23,760। और इंटरेस्ट ऑन लोन नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था 10,000, ठीक है। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B आ गया तुम्हारा 10,000। तो टोटल सेक्शन 24 के अंडर पे कितना अमाउंट हुआ डिडक्शन, दोनों को मिला के 33,760। तो 79,200 विच इज़ आवर NAV। इसमें से जब हम लोगों ने अंडर सेक्शन 24 का टोटल डिडक्शन लिया तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना आया 45,440। ठीक है, ध्यान से देखो, कोई भी डाउट होगा तो फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके तुम लोग पूछ लेना। और इसका एक होमवर्क मैं तुम लोग को भेजती हूँ व्हाट्सएप में।